हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12th में पढ़ेंगे कर्ण की आंतरिक संरचना के बारे में। कर्ण की संरचना हम लास्ट टाइम पढ़ रहे थे और लास्ट टाइम हमने कर्ण की संरचना में देखा था कि मनुष्य के अंदर कर्ण होता है, उस कर्ण के 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग होगा जिसे हम बाह्य कर्ण कहेंगे, दूसरा भाग होता है जिसे मध्य कर्ण कहते हैं, तीसरा भाग होता है जिसे हम अंतःकर्ण कहते हैं। सबसे पहले हमने देखा था बाह्य कर्ण, और बाह्य कर्ण होता है ये 2 भागों से मिलकर के बना होता है। एक भाग हमने देखा था बाहर की ओर कर्ण पल्लव, और दूसरा भाग बाह्य कर्ण कुहर कहते हैं। बाहर का कर्ण पल्लव होता है, यह आपको स्तनधारियों में विकसित प्रकार का होता है, केवल स्तनधारियों में ही पाया जाता है। और स्तनधारियों में बाह्य कर्ण पल्लव होता है, यह फाइब्रो इलास्टिक उपास्थि से निर्मित होता है और ये ध्वनि तरंगों को संग्रहित करके और कौनचा गुहा के माध्यम से बाह्य कर्ण कुहर में भेजता है। भेद देखा था हमने बाह्य कर्ण कुहर, और बाह्य कर्ण कुहर होती है यह आपको ध्यान का एक गुहानुमा संरचना है, और जिसके आपको ध्यान रखना है जो भित्ति होती है उस भित्ति में संवेद ग्रंथियां रूपांतरित होकर के और सेरुमिन की ग्रंथियां बनाती हैं, और सेरुमिन की ग्रंथियां होती हैं यह आपको ध्यान रखना है मोम या सेरुमिन का स्त्रावण करती हैं। आंतरिक इसका भाग होता है उसे हम कर्णपटल झिल्ली या टेम्पेनिक झिल्ली कहा जाता है या ईयर ड्रम कहा जाता है, जहाँ जिसमें कंपन होता है, और ये हमें ध्यान रखना है कर्णपटल झिल्ली होती हैं। फिर उसके बाद में हमने देखा था मध्य कर्ण के बारे में। मध्य कर्ण होता है उसमें हमने देखा था कि टेम्पोरल अस्थि से परिबद्ध भाग होगा उसे हम मध्य कर्ण कहेंगे। और मध्य कर्ण होता है उसमें आपने 2 संरचनाएं देखी थी, एक तो आपने देखी थी वह यूस्टेकियन नलिका जो कि कर्णपटल झिल्ली के बाहर और अंदर दाब को बराबर बनाए रखती है। दूसरा हमने देखा था 3 प्रकार की अस्थियां उपस्थित होती हैं, मेलियस, इंकस और स्टेपिस। इन तीनों अस्थियों से आपको ध्यान रखना है पीछे की ओर जो सबसे छोटी अस्थि होती है मेलियस, यह अंडाकार खिड़की एवं वर्ताकार खिड़की के माध्यम से अंतःकर्ण में खुलती है। ये संरचनाएं हम पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। इस क्लास में हम पढ़ेंगे अंतःकर्ण के बारे में, अंतःकर्ण की संरचना किस प्रकार की होती है। तो ध्यान दीजिए, मानव के अंदर अंतःकर्ण होता है, वो मानव में अंतःकर्ण में 2 भाग होते हैं। मानव अंतःकर्ण को 2 भागों में बांटा गया है। अंतःकर्ण को कितने भागों में बांटा गया है, तो आपको ध्यान रखना है 2 भागों में बांटा गया है। मानव के अंदर अंतःकर्ण है उसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं, 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 2 भाग हैं, तो आप ध्यान देंगे। एक भाग होता है जिसे हम क्या कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है पहला भाग होगा जिसे हम अस्थि गहन कहा जाता है। एक भाग होगा जिसे हम क्या कहेंगे, अस्थि गहन कहेंगे, और दूसरा भाग होता है जिसे हम क्या कहते हैं, कला गहन कहा जाता है। तो एक भाग होगा जिसे हम क्या कहेंगे, अस्थि गहन कहेंगे, और दूसरा भाग होगा जिसे हम क्या कहेंगे, कला गहन कहते हैं। देखो आपको ध्यान रखना है बाहर की ओर कान के जो अंतःकर्ण होता है, जैसे मध्य कर्ण के बाहर की ओर अस्थि उपस्थित होती है जिसे हम क्या कहते हैं, टेम्पोरल अस्थि, वही टेम्पोरल अस्थि आपको ध्यान रखना अंतःकर्ण के बाहर की ओर भी उपस्थित होती है, और इस टेम्पोरल अस्थि से बने हुई जो गुहा होती है उस गुहा को हम क्या कहते हैं, अस्थि गहन कहा जाता है। तो आप ध्यान देंगे टेम्पोरल अस्थि से निर्मित गुहा, अस्थि से निर्मित गुहा, टेम्पोरल अस्थि से निर्मित गुहा होगी उसे हम क्या कहेंगे, अस्थि गहन कहा जाता है। अस्थि गहन किसे कहेंगे, तो आपको क्या ध्यान रखना है, टेम्पोरल अस्थि से निर्मित जो गुहा होगी उस गुहा को हम किस नाम से जानते हैं, अस्थि गहन के नाम से जानते हैं। और अस्थि गहन और कला गहन होती है उनके मध्य द्रव भरा हुआ रहता है, और अस्थि गहन और कला गहन के मध्य द्रव भरा रहता है, यानी अस्थि गहन एवं कला गहन के मध्य, अस्थि गहन एवं कला गहन के मध्य। देखो अस्थि गहन के अंदर की और कला गहन उपस्थित होता है, अस्थि गहन और कला गहन होता है उस कला गहन के मध्य द्रव भरा होता है, और मध्य जो द्रव भरा होता है, मध्य द्रव भरा होता है, तरल भरा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पेरीलिम्फ कहा जाता है। ध्यान दीजिए इनके मध्य का द्रव होता है उसे हम क्या कहते हैं, पेरीलिम्फ कहते हैं, और इसकी गुहा होगी उसे हम पेरीलिम्फ गुहा कहते हैं। देखो ध्यान दीजिए यहाँ पर ये अस्थि गहन है, और अस्थि का बना हुआ उसे हम क्या कहेंगे, अस्थि गहन कहा जाता है। ये भाग होगा वो कौन सा होगा, अस्थि गहन। और अस्थि गहन और कला गहन होगा उनके मध्य का जो द्रव भरा हुआ रहता है उस द्रव को हम क्या कहेंगे, तो इनके मध्य जो द्रव भरा हुआ रहता है उसे हम क्या कहते हैं, तो आपको क्या ध्यान रखना है, पेरीलिम्फ द्रव कहा जाता है। इनके मध्य भरे हुए द्रव को हम किस नाम से जानते हैं, तो पेरीलिम्फ द्रव के नाम से जानते हैं। और इनके मध्य की गुहा होगी उसे हम परिलसिकीय गुहा कहा जाता है। तो इस प्रकार से इनके मध्य की गुहा होती है उस गुहा को हम क्या कहेंगे, परिलसिकीय गुहा कहा जाता है, पेरीलिम्फेटिक गुहा कहा जाता है। तो इस प्रकार से परिलसिकीय गुहा होती है, और परिलसिकीय गुहा के अंदर द्रव भरा रहता है उसे हम क्या कहते हैं, पेरीलिम्फ कहा जाता है। क्लियर हो गया। अब उसके बाद में दूसरा भाग हमें ध्यान रखना है, और वो कौन सा भाग ध्यान रखना है आपको, कला गहन। सेकंड भाग कौन सा ध्यान रखना है आपको, कला गहन ध्यान रखना है। और कला गहन भाग होता है
उस कला गहन भाग में आप ध्यान देंगे तो ये अंदर की ओर झिल्लियों से बना हुआ भाग होता है। अंदर की ओर झिल्ली से बना हुआ भाग होगा, झिल्ली के अंदर परिबद्ध भाग होगा, उस झिल्ली के अंदर परिबद्ध भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, कला गहन कहते हैं। ये पूरी संरचना वो किसकी है, कला गहन की है, जो कि अस्थि गहन के अंदर की ओर उपस्थित होता है। तो अंदर की ओर का भाग होगा जिसे हम क्या कहते हैं, कला गहन कहते हैं। कला गहन होता है, उसके अंदर आपको ध्यान रखना है दो मुख्य भाग होते हैं। एक आपको ध्यान रखना है वेस्टिबुलर होता है, यानी वेस्टिबुलर होता है, और दूसरा कौन सा होता है, वेस्टिब्यूल होता है या वेस्टिबुलर होता है, और दूसरा भाग आपको ध्यान रखना है कोक्लिया होता है। तो दो भाग होंगे, एक तो आपको कौन सा ध्यान रखना है, वेस्टिबुलर, और दूसरा कौन सा भाग होता है, कोक्लिया होता है। तो कलागहन होगा, उस कलागहन के अंदर दो मुख्य भाग होते हैं, एक आपको ध्यान रखना है वेस्टिबुलर और दूसरा कौन सा ध्यान रखना है, कोक्लिया ध्यान रखना है। पहला भाग आप ध्यान देंगे वेस्टिबुलर भाग होता है, और ये वेस्टिबुलर भाग होता है उसके अंदर आप देखेंगे तो तीन मुख्य संरचनाएं उपस्थित होती हैं। वेस्टिबुलर भाग होगा, यह आपको ध्यान रखना है, यानी कोक्लिया होगा, उस कोक्लिया के ऊपर की ओर, कोक्लिया है इसके ऊपर का ये पूरा भाग है, यानी यहाँ पर ये कोक्लिया, इस कोक्लिया के ऊपर का जो भाग है उस ऊपर के पूरा भाग होगा, उस पूरे भाग को हम वेस्टिबुलर तना कहते हैं। तो कोक्लिया के ऊपर का भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, वेस्टिबुलर तना कहा जाता है। और वेस्टिबुलर तना होता है, कोक्लिया के जो ऊपर का भाग होता है उसमें तीन भाग होते हैं। एक भाग आपको ध्यान रखना इसमें होता है जो कि आपको, इसे हम यूट्रिकुलस कहते हैं। एक भाग होगा जिसे हम क्या कहेंगे, यूट्रिकुलस कहा जाता है। तो एक तो भाग कौन सा हो जाएगा, यूट्रिकुलस, जो कि थैलेनुमा संरचना पृष्ठ भाग में उपस्थित होती है उसे हम क्या कहते हैं, यूट्रिकुलस कहते हैं। यूट्रिकुलस के नीचे भाग उपस्थित होता है जिसे हम क्या कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है सेकंड भाग होगा जिसे हम सेकुलस के नाम से जानते हैं। तो सेकंड भाग कौन सा हो जाएगा, सेकुलस। पहला भाग यूट्रिकुलस और सेकंड भाग कौन सा, यूट्रिकुलस, यानी पृष्ठ भाग में ऊपर की ओर उपस्थित थैलेनुमा संरचना होती है उसे यूट्रिकुलस कहते हैं। यूट्रिकुलस के नीचे भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, सेकुलस कहते हैं, जो कि कोक्लिया की ओर उपस्थित होता है, कोक्लिया से जुड़ा रहता है। इनके बीच में नलिकानुमा संरचना होती है जिसके माध्यम से सेकुलस भाग होगा वो किससे जुड़ा होता है, कोक्लिया भाग से जुड़ा हुआ रहता है। फिर इसके बाद में इसके ऊपर की ओर तीन नलिकाएं उपस्थित होती हैं जिसे हम अर्धवर्ताकार नलिकाएं कहते हैं। इनके ऊपर की ओर तीन नलिकाएं होगी जिसे हम क्या कहेंगे, अर्धवर्ताकार नलिकाएं कहते हैं। तो अर्धवर्ताकार नलिकाएं उपस्थित होती हैं, और कितनी होती हैं, तीन अर्धवर्ताकार नलिकाएं उपस्थित होती हैं। जो तीन संरचनाएं होती हैं वह किस भाग में उपस्थित होती हैं, तो आप वेस्टिबुलर के अंदर पहले यूट्रिकुलस, दूसरी सेकुलस, और तीसरी कौन सी हो जाएगी, अर्धवर्ताकार नलिकाएं उपस्थित होती हैं। इन तीनों के बारे में हम डिटेल से देख लेते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना यूट्रिकुलस। तो आप ध्यान देंगे कि वेस्टिबुलर भाग में ऊपर की ओर पृष्ठ भाग में उपस्थित जो थैलेनुमा संरचना होती है उसे हम यूट्रिकुलस कहते हैं। यूट्रिकुलस होता है, उसके नीचे का भाग होता है उसे हम सेकुलस कहते हैं। तो यूट्रिकुलस के नीचे थैलेनुमा भाग होता है जिसे सेकुलस कहते हैं, और सेकुलस और यूट्रिकुलस होता है वो आपस में एक नलिकीय संरचना के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। तो ये नलिकीय संरचना के माध्यम से यूट्रिकुलस और सेकुलस आपस में क्या होंगे, जुड़े हुए रहते हैं। फिर तीसरा आपको ध्यान रखना अर्धवर्ताकार नलिकाएं। यूट्रिकुलस से तीन जोड़ी अर्धवर्ताकार नलिकाएं निकलती हैं। यूट्रिकुलस से कितनी, तीन अर्धवर्ताकार नलिकाएं निकलती हैं, जो कि यूट्रिकुलस से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए निकलती हैं। यानी यूट्रिकुलस से कोण कितने का बनाएगी, 90 डिग्री का कोण बनाते हुए निकलती है, तथा पुनः 90 डिग्री का कोण बनाते हुए यहाँ पर मिल जाती है, और पुनः मिलती हैं वहाँ पर उभारनुमा संरचना उपस्थित होती हैं, फूली हुई संरचना उपस्थित होती हैं। और उभारनुमा संरचना होती है उसे हम तुम्बिका कहते हैं या एम्पुला कहते हैं। तुम्बिका कहेंगे या क्या कहेंगे, एम्पुला कहा जाता है। ये तुम्बिका या इसे हम क्या कहेंगे, एम्पुला कहा जाता है। ये तुम्बिका या एम्पुला होता है, उसके अंदर आपको देखते हैं संवेदी संरचनाओं का निर्माण होगा। जब आंतरिक संरचना पढ़ाऊंगा वहाँ मैं डिटेल से आपको बताऊंगा, और इनके संवेदी संरचनाएं बनेगी उसे हम क्या कहते हैं, तो आपको देखते हैं मैकुली कहा जाता है। तो मैकुली नामक संवेदी संरचना उपस्थित होगी, ये हमें ध्यान रखना है। और इसके अंदर क्रिस्टा और मैकुली दो संरचनाएं उपस्थित होती हैं। सॉरी, तुम्बिका के अंदर क्रिस्टा उपस्थित होंगे 3, और जो है सेकुलस यूट्रिकुलस के अंदर एक मैकुली उपस्थित होते हैं। इस प्रकार से 5 प्रकार की संवेदी क्रिस्टा मनुष्य के अंदर उपस्थित होते हैं, जो कि इस भाग में उपस्थित होते हैं, और ये संतुलन का कार्य करता है। इनसे तंत्रिकाएं निकलती हैं, उन्हें वेस्टिबुलर तंत्रिकाएं कहेंगे, और वेस्टिबुलर तंत्रिकाएं होगी वो आगे जाकर के श्रवण तंत्रिकाओं के साथ में मिलती है और संतुलन का कार्य करती है। तो ये इस प्रकार से 3 भाग हमें ध्यान रखने हैं किसके अंदर, वेस्टिबुलर के अंदर। अगला भाग हमें ध्यान देना है, वो ध्यान देना है कोक्लिया। तो आप ध्यान देंगे मनुष्य के अंदर कोक्लिया होता है, वह स्प्रिंग के समान मुड़ी हुई संरचना होती है, या शंख के कुंडली के समान, जो शंख होता है उस शंख की कुंडली के समान होती है, उस कुंडली के समान कुंडलित संरचना होती है। तो ये आपको देखते हैं शंख के समान कैसी होती है, कुंडलित संरचना होती है। तो शंख के समान कैसी संरचना होगी, शंख के समान कुंडलित संरचना होती है। तो यह शंख के समान कैसी संरचना होगी,
कुंडलित संरचना होती है। तो शंख के समान कुंडलित संरचना होती है। और इसमें देखेंगे तो इनमें कुंडलन की संख्या होती है वो 3.25 कुंडलन होते हैं। तो इनके अंदर कुंडलन कितने होंगे? 3.25 कुंडलन होते हैं। तो शंख के समान कुंडलित संरचना होती है और इस कुंडलित संरचना के अंदर 3.25 कुंडलन होते हैं। कुछ बुक्स में आपको 2.5 कुंडलन भी लिखे हुए मिलते हैं, जैसे कि आपकी बुक्स में भी 2.5 है, पर आपको 2.5 मेढक में होते हैं। मनुष्य के अंदर आप देखेंगे तो 3.25 कुंडलन उपस्थित होते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है किसके बारे में? कोक्लिया के बारे में। कोक्लिया होगा उसके अंदर आपको देखना 2 झिल्लियाँ होती हैं। कितनी झिल्लियाँ होगी? 2 झिल्लियाँ उपस्थित होती हैं। एक आपको जानना है रिसिनर्स झिल्ली और दूसरी होती है बेसिलर झिल्ली। 2 झिल्लियाँ उपस्थित होगी, एक रिसिनर्स झिल्ली और दूसरी कौन सी होती है? बेसिलर्स झिल्लियाँ उपस्थित होती है। और अंदर की ओर 2 झिल्लियों के कारण से कुल 3 गुहाएं बन जाती हैं। 2 झिल्लियों के कारण से अंदर की ओर कितनी गुहाएं बन जाती है? 3 गुहाएं बन जाती हैं। 2 झिल्लियाँ होने के कारण मैं आंतरिक संरचना बताऊंगा तो उसमें संरचना सहित बताऊंगा आपको। यहाँ आपको थोड़ा सा बेसिक ध्यान रखना है। कोक्लिया के अंदर की ओर 2 झिल्लियाँ बेसिलर और रेसिमर झिल्ली होती हैं। उस रेसिमर्स और बेसिलर झिल्ली के कारण से कुल 3 गुहाएं बन जाती है और इन गुहाओं के अंदर द्रव भरा होता है और उस द्रव को हम क्या कहते हैं? तो आपको ध्यान रखना है इसके अंदर द्रव भरा हुआ से हम एंडोलिम्फ कहते हैं। वैसे आपको ध्यान रखना मीडिया के अंदर एंडोलिम्फ होता है और जो ऊपर की ओर होता है उसे हम कहते हैं वेस्टिबुलाई और नीचे की ओर होगा उसे हम कहेंगे टिम्पेनाई। तो 3 गुहाएं बनेगी। तीनों गुहाओं के नाम भी आप ध्यान रख सकते हैं। जो ऊपर की गुहा होती है पृष्ठ भाग में उसे हम क्या कहते हैं? तो आप वेस्टिबुलाई, जिसे हम सेकुला वेस्टिबुलाई कहेंगे। और दूसरा आपको ध्यान रखना है मध्य का होता है सेकुला मीडिया और नीचे क्या होता है? सेकुला टिम्पेनाई। तो 3 प्रकार की गुहाएं बनेगी और इन गुहाओं के अंदर द्रव भरा होता है जिसे हम एंडोलिम्फ द्रव कहते हैं। कोक्लिया होगा उस कोक्लिया के अंदर जो मीडिया भाग होता है, मध्य का भाग होता है, उस मध्य के भाग में कार्टी के अंग उपस्थित होते हैं। मध्य का भाग होगा उसमें कौन से अंग उपस्थित होंगे? कार्टी के अंग उपस्थित होते हैं। और कार्टी के जो अंग उपस्थित होते हैं, कार्टी के अंग उपस्थित होते हैं और कार्टी के अंग होते हैं उसमें अंदर संवेदी क्रिस्टा उपस्थित होते हैं और संवेदी कोशिका उपस्थित होगी जो कि संवेदनाओं को ग्रहण करके ध्वनि को सुनने का कार्य करती है, वास्तविक ध्वनि का ज्ञान करने का कार्य करती है। तो वास्तविक ध्वनि प्रति संवेदी अंग होते हैं वो कार्टी के अंग उपस्थित होते हैं जो कि किसमें उपस्थित होते हैं? कोक्लिया के अंदर उपस्थित होते हैं। जबकि संतुलन से संबंधित अंग होते हैं वह कौन सा भाग उपस्थित होता है? वेस्टिबुलर होता है। तो इस प्रकार से ये कर्ण की जो अंतःकर्ण है उसकी संरचना हमें ध्यान रखनी है। अंतःकर्ण की आंतरिक संरचना है वो हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे, जिसमें वेस्टिबुलर की आंतरिक संरचना भी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में कोक्लिया की आंतरिक संरचना भी पढ़ेंगे और ये हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। यहाँ तक का जो पढ़ा है उसको मैं एक बार क्विक आपको रिवीजन करवा देता हूँ, वापस से देख लीजिए। हमने अंतःकर्ण पढ़ा है और मानव के अंदर अंतःकर्ण होता है, उसके अंदर 2 भाग होते हैं। एक भाग अस्थिघन और दूसरा भाग कौन सा हो जाएगा? कलाघन। यानी टेम्पोरल अस्थि से बना हुआ भाग होता है उसे हम क्या कहेंगे? अस्थिघन कहते हैं। और अस्थिघन होता है उसके और कलाघन होता है उसके मध्य की जो गुहा होती है उसे हम परिलसिकीय गुहा कहते हैं। और परिलसिकीय गुहा होती है उसके अंदर तरल पदार्थ भरा हुआ रहता है और उस तरल पदार्थ को हम क्या कहते हैं? पेरिलिम्फ कहा जाता है। फिर उसके बाद में अगला हमें ध्यान रखना है कलाघन। अस्थिघन के अंदर की ओर का भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं? कलाघन कहा जाता है, जो कि झिल्लियों से निर्मित संरचना होती है। कलाघन होता है उसके अंदर 2 भाग होते हैं, वेस्टिबुलर और कोक्लिया। उसमें आपको ध्यान रखना है पहला वेस्टिबुलर। इसमें आपको ध्यान रखना है कोक्लिया के ऊपर आपको ध्यान रखना है एक स्तंभ उपस्थित होता है झिल्लियों से बना हुआ, जिसे हम क्या कहते हैं? वेस्टिबुलर स्तंभ या वेस्टिबुलर तना कहा जाता है। वेस्टिबुलर तना होता है उसके अंदर निम्न 3 संरचनाएं उपस्थित होती हैं। सबसे पहली संरचना आपको ध्यान रखनी है यूट्रिकुलस, दूसरी सेकुलस और तीसरी अर्धवर्ताकार नलिका है। पहली आपको ध्यान रखना है यूट्रिकुलस। यह आपको ध्यान रखना है कोक्लिया के ऊपर पृष्ठ भाग की ओर उपस्थित, ऊपर की ओर उपस्थित होती है और थैलेनुमा संरचना होती है उसे हम यूट्रिकुलस कहते हैं। यूट्रिकुलस के अंदर आपको ध्यान रखना है एक संवेदी क्रिस्टा उपस्थित होते हैं और इस संवेदी क्रिस्टा को हम मैकुला के नाम से जानते हैं। स्वर्णकूट उपस्थित, उस स्वर्णकूट को हम क्या कहेंगे? तो आपको देखते हैं मैकुली के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से इसके नीचे की ओर, यूट्रिकुलस के नीचे की ओर एक थैलेनुमा संरचना उपस्थित होती है जिसे हम सेकुलस कहते हैं। और सेकुलस होता है वह एक नलिकीय संरचना के द्वारा यूट्रिकुलस से जुड़ा हुआ रहता है। सेकुलस के अंदर भी एक संवेदी स्वर्णकूट उपस्थित होता है और उस संवेदी स्वर्णकूट को हम मैकुली के नाम से जानते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है मैकुली के बारे में, जो कि स्तर अवस्था के अंदर शरीर के संतुलन का कार्य करेगी। फिर उसके बाद में अर्धवर्ताकार नलिका। यूट्रिकुलस से 3 अर्धवर्ताकार नलिकाएं निकलती हैं जो कि यूट्रिकुलस से 90 डिग्री के कोण पर निकलकर उसी में पुनः आकर के खुल जाती हैं। जहां पर अर्धवर्ताकार नलिकाएं खुलती है उस खुलने के स्थान पर आपको ध्यान रखना उभारनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, फुली हुई संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें तुम्बिका या हमें एपुला कहते हैं। तुम्बिका या एम्पुला होता है उसके अंदर आपको ध्यान रखना है
संवेदी क्रिस्टा उपस्थित होते हैं। 3 संवेदी क्रिस्टा होते हैं और कुल मिलाकर के 5 प्रकार के स्वरणकूट होते हैं। उसमें 3 क्रिस्टा और 2 मैकुली होते हैं। मैकुली यूट्रिकुलस और सेकुलस के अंदर, और क्रिस्टा होते हैं वो तुम्बिका और एम्पुला के अंदर, जो कि मैं आंतरिक संरचना पढ़ाऊंगा, वहाँ से डिटेल से पढ़ाऊंगा। फिर उसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि कोक्लिया, और कोक्लिया होगा वह शंख के समान कुंडली संरचना होती है। इसमें कुंडलों की संख्या होती है वो 3.25 कुंडलन होते हैं। इसमें आपको ध्यान रखना 2 झिल्लियाँ आपस होती हैं, रेसिनर्स झिल्ली और बेसिलर झिल्ली, और इन झिल्लियों के कारण से 3 गुहाएं बन जाती हैं जिन्हें स्केला कहा जाता है। और उसमें आप देखेंगे तो स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला मीडिया और स्केला टिम्पेनाई। इसमें से आपको ध्यान रखना है स्केला मीडिया, उसके अंदर एंडोलिम्फ द्रव प्राप्त है, और इस मध्य भाग होता है, उस मध्य भाग में विशेष प्रकार के संवेदी अंग उपस्थित होते हैं जिन्हें हम कॉर्टी के अंग कहते हैं, जो कि वास्तविक स्वर्ण अंग होते हैं। तो ये इस प्रकार से कर्ण के अंतःकर्ण की संरचना हमने पढ़ ली है। इसी के साथ में आपकी कर्ण की संरचना कंप्लीट होगी। अब हम पढ़ेंगे अंतःकर्ण की आंतरिक संरचना के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे कोक्लिया की आंतरिक संरचना और उसके बाद में वेस्टिबुलर की आंतरिक संरचना पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।